हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस के जो हैं अतिउत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, इससे पहले हमने साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, आप कोई भी साइंस की आप क्लास उठाकर देख लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है? तो देखिए, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम देखिए अतिउत्तरी क्वेश्चन करेंगे। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अत्रिगुत्तरी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थ्योरी तो हम पूरी पढ़ ही चुके हैं, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो ज़रूर एक बार पढ़ ज़रूर लें थ्योरी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है? यानी हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी। जबकि जंतु अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। जो जंतु हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? इसलिए परपोषी कहलाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है? इसे ही हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। कोई वस्तु जब तक अपनी गति या विराम की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कोई बाहरी बल उसे परिवर्तित ना कर दे। ठीक है? यानी इसका मतलब है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु जैसे है ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर देखिए एक समान गतिमान हो जाएगी तो वो गति करती रहेगी, वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर ना लगाया जाए। ठीक है? तो इसे ही हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम या इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, आसवन से आप क्या समझते हैं? आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल मिश्रण को गर्म करके उसके अवयवों को उनके वाष्पनांक के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? आसवन। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, कौन-सी? एक होती है ठोस और एक होती है देखिए द्रव और तीसरी होती है गैस। ये हम जब चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे थे तो ये सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ठोस में देखिए आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है? आकार तो निश्चित होगा, लेकिन आयतन अनिश्चित होगा। तो देखिए जो द्रव होते हैं, यानी द्रव का क्या होता है? आकार तो देखिए अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है? और इसी प्रकार देखिए गैस में देखिए ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। यानी इसमें दोनों अनिश्चित होते हैं। तो कौन-सा होगा? तो देखिए ये होगा द्रव, यानी तरल या द्रव अवस्था। इसमें देखिए आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति यानी वही आकार अनिश्चित होता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वह गति जो किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु के चारों ओर आगे पीछे दोहराई जाती है, उसे दोलन गति कहते हैं। ठीक है? यानी क्या है? वह गति जो किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु के चारों ओर आगे पीछे दोहराई जाती है, उसे दोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, ठीक है? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएँ होती हैं। ठोस में क्या होता है? आयतन आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जबकि जो द्रव पदार्थ होते हैं, इसमें देखिए आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होगा? निश्चित, लेकिन आकार जो होता है, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है? तो यानी इसका आंसर होगा तरल पदार्थ यानी द्रव अवस्था। ठीक है? और देखिए गैस अवस्था में क्या होता है? गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, यानी इसमें आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। वह गति जो किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु के चारों ओर आगे पीछे दोहराई जाती है, उसे दोलन गति कहते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए। तो देखिए उदाहरण है पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति यानी देखिए इस प्रकार अगर पेंडुलम लटका है, ठीक है? तो देखिए एक साइड इधर जाएगा, ये गति करेगा, फिर ये दोबारा आकर इधर गति करेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होकर एक नया शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, तो उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे जल, ये H2O ये क्या है? यौगिक है। देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है जल। ठीक है?
अगला प्रश्न है मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? ऐसे जीव जो मृत एवं सड़ी-गली वस्तुओं पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है? वो क्या है? मृतोपजीवी कहलाते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, गति का तृतीय नियम क्या है? हर क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे उदाहरण रॉकेट का उड़ना। जब रॉकेट से गैसें नीचे की ओर तेजी से निकलती हैं, तो ये देखिए क्रिया होती है। ये क्या होती है? क्रिया होती है। तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है? तो ये प्रतिक्रिया हुई, ठीक है? इसीलिए इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। पौधे अपनी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया हम जल से कराते हैं, ठीक है? तो देखिए ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है? अगला प्रश्न है पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो देखिए बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। ये पुष्प के कितने हैं? ये 4 भाग हैं। देखिए इनको अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इनका एक-एक पार्ट हमने बताया है कि ये कौन-सा होता है, यानी बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, दल पुंज किसे कहते हैं और पुमंग किसे कहते हैं और जयांग। इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस वहाँ किया है। ठीक है? तो एक बार ज़रूर आप प्लेलिस्ट से वहाँ चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो देखिए पत्ती के प्रमुख भाग कौन-कौन से हैं? पर्णवृंत, पर्णाधार और पर्णफलक। ये पत्ती के प्रमुख भाग हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ जो हम चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे थे, वहाँ सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आप अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें एक बार। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर 6 पिकोमीटर होते हैं। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। किसका? वर्नियर कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? यानी 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्राम में 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो स्त्री केसर के देखिए ये कौन से हैं 3 भाग? एक है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगला क्वेश्चन है बिस्मांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। मिश्रण के घटक स्पष्ट रूप से अलग दिखते हैं। घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है? वायु दाब क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब क्या है? वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया बल वायु दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं और दोबारा मुलायम नहीं होते, थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट। पर परागण क्या है? जब परागकण एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे पर परागण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हम केवल अग्निहोत्री क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए हम देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अग्निहोत्री क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर आपको इसमें इसके बारे में अच्छे से समझना है, तो आप ये सब सारी चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये सब आपको मिल जाएँगी वहाँ साइंस की जो आप जाएँगे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी और बहुत ही डिटेल से। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। अगला प्रश्न है सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो सजीव का देखिए एक लक्षण पूछ रहा है हमने देखिए आपको 3 लक्षण दिए हैं। सजीव जो है वृद्धि कर सकते हैं और सजीव उत्सर्जन करते हैं और सजीव क्या है गति करते हैं। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल वह बल होता है जो 2 सतहों के संपर्क में आने पर उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है या उसे रोकता है, क्या है? घर्षण बल कहलाता है। तो देखिए आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे उसको आप लिखिए।
अगला प्रश्न है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक होती है देखिए ठोस, द्रव, गैस और एक और अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का जो मानक मात्रक है सेकंड। सजीव वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो भोजन करती हैं, बढ़ती हैं, प्रजनन करती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं, वे क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं होते, जैसे पत्थर, पानी आदि। वे क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं। अगला प्रश्न है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो देखिए पुष्प के नर अंग का नाम है पुंकेसर। पौधों में जड़ का क्या कार्य है? जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं और जल व खनिजों का अवशोषण करती हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में शंकुरूपी, कुंभी रूपी एवं तर्क रूपी 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए वे मोटी एवं रसदार हो जाती हैं, कंद में बदल जाती हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद। अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो देखिए अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो स्वयं भोजन नहीं बनाता बल्कि दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है? 5-5 पुष्पी एवं अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, पुष्पी पौधे आम, नीम, बरगद, अमरूद, सरसों, ये कैसे हैं? पुष्पी पौधे हैं। अपुष्पी देखिए, फर्न, मांस, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक। अगला क्वेश्चन है, 2 कवकों के नाम लिखिए। तो देखिए, कुकुरमुत्ता और राइजोपस। लास्ट क्वेश्चन है, बिस्मांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसमें विभिन्न अवयव स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई देते हैं, उसे बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने साइंस में 35 प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है? हमने 35 प्रश्न आपको करवाए हैं, ठीक है? तो ये अतिलुत्तरी क्वेश्चन है, आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना है और कुछ क्वेश्चन अभी हम और करवाएँगे, ठीक है? यानी आपके अतिलुत्तरी क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएँगे। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखिए सारे चैप्टर का दोबारा रिवीजन करवा देंगे। जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।